अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा वो था मौशी बहरान। इमरान खान साहब खुद कई मरतबा कह चुके हैं कि मौशी मसाइल, मौशी बहरान इतना था कि ऑपोजिशन चाहती तो हुकूमत पहले 2 सालों में ही गिरा सकती थी। अब हुकूमत का दावा यह है कि मौशी बहरान पर काबू भी पा लिया गया है। मौशी मैदान से जो अदादो शुमार सामने आ रहे हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो 2017 के बाद आज वो बुलंद तरीन शरह पर रहा। करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी खत्म होकर सरप्लस में जा चुका है। महंगाई की शरह कम होकर 8% पर आ चुकी है, लेकिन ऑपोजिशन है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन से बात करेंगे। इसके साथ साथ जहां पर मईशत से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहीं पर आज एक और मुस्बत खबर पाकिस्तान के लिए भी, वो ये कि पाकिस्तान ने आज अपनी पाक वैक के नाम से एक वैक्सीन जो है वो लॉन्च की है। और अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं पर डे के लिहाज से, तो कैपेसिटी है 1 लाख वैक्सीन पर डे बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। चाइना के ताउन से NIH ने ये वैक्सीन तैयार की है। ये बहुत अच्छी खबर रही है आज पाकिस्तान के लिए, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मौशी तज्जियाकार फरूख सलीम साहब। प्रोग्राम में आज दूसरे चंक में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ज़ईम ज़िया, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है इस्लामाबाद के, और उसके साथ साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी। और हमेशा की तरह मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी अदील बड़ाइच भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। हमने देखा जिस तरीके से इस वक्त नंबर्स सामने आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हमारी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रही, शरह हमने देखा काफ़ी बुलंद तरीन पर रही 2017 के बाद। किस तरह से इस तमाम सिचुएशन को देख रहे हैं? अभी चूंकि बजट भी आने वाला है, तो क्या अब इस सब में हम कोई रिलीफ देखेंगे? देखें, जो कुछ हमारी इकोनॉमी में दादोशुमार, जो नंबर्स रोज़ाना की बुनियाद पे अब आ रहे हैं सामने, ये बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है जी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दहाइयों बाद हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 5-7 बरसों बाद हो रही हैं। आज ही की बात कर लें तो स्टॉक मार्केट जो 48,000 को क्रॉस कर गई है, ये कहा जा रहा है जी 4 साल बाद ऐसा हुआ है। फिर जो करंट अकाउंट का जो मामला है, जो करंट अकाउंट सरप्लस है, ये भी दहाइयों में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो तरक्की की शरह है, तरक्की की शरह आज जो खबरें आई हैं सामने, कल से ही खबरें सामने आ रही हैं, -7 पे हमारा हमसाया मुल्क चला गया। और हमारे मुल्क में ताना क्या दिया जा रहा था मौशी पॉलिसियों पे। देखें जी, भारत को देखें, भारत को देखें, और हम कह रहे थे हम तो और नेगेटिव में चले जाएंगे, लेकिन उलट हो गया। उलट इतना हुआ कि पाकिस्तान की जो शरह तरक्की है, ये 3.94 मानने को कोई तैयारी नहीं था। लोग कह रहे थे ये कैसे हो गया, ये गलत कर रहे हैं। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आए रोज ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये इससे भी ज्यादा हो सकती है। जब जुलाई तक का, जून तक का डेटा आएगा तो इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों क्या हुआ था, 100 बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट की, ऐसी कंपनियां थी जो KSE 100 इंडेक्स पे असरअंदाज होती हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सबसे ज्यादा जो पहली तिमाही का प्रॉफिट है वो कमाया। अब देखें, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये जो नंबर्स हैं ये सियासी तौर पर दिए जा रहे हैं, तो अब ये देखें सीमेंट इंडस्ट्री का बूम कहां से आ रहा है, वो सीमेंट कहां लग रहा है। जाहिर है अगर सीमेंट कहीं जा रहा है तो उस सीमेंट को लगाने के लिए हाथ भी कहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे। फिर आप ये देखें कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रॉफिट में नजर आता है, स्टील का सेक्टर प्रॉफिट में नजर आता है, केमिकल का सेक्टर प्रॉफिट में नजर आता है। तो फिर लोग आ जाते हैं जी, और देखें जी ये स्टॉक मार्केट जो है ये तो इसका मईशत से ताल्लुक नहीं है, चूंकि ये तो स्टॉक मार्केट जो है ये सरमायाकारी और ये सारी चीजें आम आदमी को क्या मिलेगा। मुज़म्मिल असलम साहब, आप ही में पिछले हफ्ते ये बात कर रहे थे कि जब इस तरह की इंडिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसमें अगला नंबर अवाम का ही होता है। देखें, जब इदारे प्रॉफिट में हैं, क्या हुआ था साल 2 साल पहले, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी इनको लोग ले ऑफ करने पड़े,
इनकी शिफ्ट्स जो है 3 से 2 पे आ गई, कहीं पर 1 पे आ गई, अब वो भी प्रॉफिट में जाने लग पड़ी हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस पे मैं समझता हूं कि हुकूमत को अप्रिशिएट करना बनता है। जो चीज पॉजिटिव है उसको, उस पर बात भी पॉजिटिवली करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद करने का फायदा नहीं है, और उसकी रीजन भी है। मैं समझता हूं कि ये बात भी हुकूमत की एक कामयाबी है, जो लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है, हकीकत बात तो यह है कि मेरे लिए तस्लीम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था जब ये दादोशुमार रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज टीवी स्क्रीनों पे हम देखते हैं, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, कोई ये तो नेगेटिव की बातें हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये किस तरह ये ले आए, तो खुद हुकूमत के अपने लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। बहरहाल ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है जो कुछ हो रहा है। इस रदीला आपने बात की कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म है तो वो बनता है, वो वैलिड भी होता है और सही भी रहता है। डॉक्टर फरूख सलीम ने ज्वाइन की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया है। ये बताइएगा, जिस तरह से अभी अदादो-शुमार सामने आ रहे हैं, आज स्टॉक मार्केट में जो हमने मुस्बत नताइज देखे हैं, क्या मार्केट पर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है लोगों का, बिजनेसमैन का? ये क्या वजह क्या है, क्या देख रहे हैं आप? ये मारिया, 3 किस्म की मैं समझता हूँ कि मईशत होती है। एक मईशत होती है मईशतदानों की, उसमें मईशतदान बैठ के बहस करते हैं करंट अकाउंट सरप्लस क्या हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल है। एक मईशत होती है सियासतदानों की, जो हम देख रहे हैं कि PMLN वाले जो हैं वो अपनी पसंदीदा अदाद-ओ-शुमार ले आते हैं और दिखाते हैं कि जी हमारा जो पीरियड था वो बहुत बेहतर था। दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अपनी फेवरेट फिगर्स ले आते हैं और वो कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त मईशत जा रही है। और तीसरी मईशत है जो पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी मईशत है। उनकी मईशत बड़ी ही सिंपल मईशत, वो करंट अकाउंट सरप्लस के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो रेमिटेंसेस के इर्द गिर्द नहीं घूमती कि कितने पैसे आ गए हैं या कितने रिजर्व्स हो गए हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री के इर्द गिर्द नहीं घूमती कि सीमेंट कितना बिक गया है या कारें कितनी बिक गई हैं। वो मैं समझता हूँ 3 बड़े इशारे हैं जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत। वो पहला इशारिया है आटे की कीमत, दूसरा इशारिया है चीनी की कीमत, और तीसरा इशारिया है बिजली का बिल। ये चौथा आप इशारिया भूल जाए। ये 3 बड़े इशारे हैं और ये मैंने इसलिए आपके सामने रखे कि 80% पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 70 से 80% अपनी आमदन का हिस्सा जो है वो अपनी खुराक पे खर्च कर देती है। तो उनका प्रॉब्लम है महंगाई और उनका प्रॉब्लम है गुर्बत। अब आप अंदाजा कीजिए कि आज से 3 साल पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे वो बताते थे कि 30% पाकिस्तान की आबादी जो है, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी, वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब PTI की हुकूमत को मैंने गिने हैं तकरीबन 1000 और कोई 23-24 दिन हो गए। इन 1000 दिनों में जो नए सर्वे अब सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गई है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1000 दिन जो गुजरे हैं उनमें औसतन 20,000 पाकिस्तानी और रोजाना की बुनियाद पे शराय गुर्बत से गिर रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि ये 9 करोड़ पाकिस्तानी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, अगर इनके पास आप या मैं जाएं और उनको ये कहें कि आपको बड़ी मुबारक हो, हमारा GDP ग्रोथ जो है वो 3.9 पे आ गया है, उनके पास हम जाएं और उनको ये कहें कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, मुल्क में सीमेंट की सेल्स बड़ी बढ़ गई हैं, उनको हम जाएं उनको कहें कि आपको बड़ी मुबारक हो, पाकिस्तान के बैंकों के मुनाफे बहुत बढ़ गए। तो ये जो हुकूमती दावे हैं, जो मईशत दानों की मईशत है, इसको छोड़ दें। जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत है उसके ऊपर फोकस करें। देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि अगर बैंकों के मुनाफे बढ़ गए हैं, अगर स्टॉक मार्केट चढ़ गई है, तो क्या आटा जो 100% बढ़ गया है पिछले 3 सालों में। अब पाकिस्तान में 70 साल माशी तारीख में आपको कोई भी 3 साल का ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो, जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो, जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। यानी कि आज से 3 साल पहले 10-11 रुपए का डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगा, बिल खोल के देखें उसमें 22-23 रुपए का यूनिट आ रहा है। डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगा कि आप किस तरह कंपैरिजन करेंगे
जो इंडिया के हवाले से इदादोशुमार खास तौर पे आए हैं, ठीक है, ये इदादोशुमार अवाम तक, जब अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, उस वक्त तक अवाम को तो नहीं लगेगा ना जी कोई तरक्की हो रही है। लेकिन जो गंदम की कीमत का जो तयन है, ज़ाहिर है किसान जो है वो बज़ाहिर खुश नज़र आता है, जो कहा जाता है, हमारी भी जो बात होती है, लेकिन एक आम आदमी सफ़र भी करता है आटे की कीमत में इजाफे से। तो दुनिया में क्या क्राइटेरिया, वो पैरामीटर्स क्या हैं? क्या आटे और चीनी की जो कीमत है, क्या इसकी बुनियाद पर ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ तरक्की हो रही है या नीचे आ रही है? क्योंकि किसान को भी तो रिलीफ देना है, आपकी पाकिस्तान की बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 इशारे जो मैंने आपके सामने रखे, आज आज से 3 साल पहले जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो अपनी गंदम खरीदने के लिए तकरीबन 800 अरब रुपया खर्चते थे, जब 35 रुपए का 1 किलो बिकती थी। हम तकरीबन सारे पाकिस्तानी मिलके कोई 2 करोड़ और 60 लाख टन गंदम सर्व करते हैं। आज वही गंदम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को खरीदने के लिए तकरीबन 1800 अरब रुपया खर्चना पड़ रहा है, यानी कि 1000 अरब रुपए का टीका लगा है आपकी जेब को और मेरी जेब को। अब अगर आपको और मेरी 1000 अरब इजाफी खर्चना पड़ रहा है गंदम आटा खरीदने के लिए, तो जाहिरी बात है अगर मेरी जेब से निकला है तो किसी की जेब में गया भी होगा। इसी तरह चीनी की मद में हम औसतन हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत 25 किलो चीनी सालाना इस्तेमाल करते हैं। अब आज से 3 साल पहले हम जो 25 किलो फी कस चीनी इस्तेमाल करते थे वो तकरीबन 300 अरब की आती थी, आज वो 600 अरब की आ रही है, यानी कि 300 अरब का एक इजाफी टीका लग गया है। इसी तरह बिजली की मद में जो पहले हम 1000 अरब की बिजली खरीदते थे वो आज 2000 अरब की बिजली आ रही है। ये सारे टीके अवाम को लग रहे हैं, और इसके बाद हम अगर उनको कहें कि जी भी इंडिया से कंपेयर कर लें, देखिए हम अपने अवाम और अपनी मुल्क की बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया का क्या स्टैंडर्ड होगा, अमेरिका का क्या स्टैंडर्ड होगा, अमेरिका में बिजली की क्या कीमत है, अमेरिका में आटे की क्या कीमत है, इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती है उसको नीचे लाना चाहिए, या इसमें आप समझते हैं कोई माफिया है जो ये कीमत नीचे नहीं आने दे रहा? अच्छा, अब ये आपने बड़ा अच्छा माफिया का मामला उठाया। हम जब भी बात करते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ गई है तो उसका जवाब मिलता है कि माफिया ने कर दिया। जब हम कहते हैं कि आटे की कीमत बढ़ गई है तो जवाब आता है कि माफिया ने कर दिया। बिजली की कीमत बढ़ गई है तो माफिया ने कर दिया। अब ये माफिया आखिर क्या बला है? मैं समझता हूं कि ये माफिया वाफिया कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे यहाँ जब किल्लत हो जाती है पॉलिसीज की, हुकूमत ने पॉलिसीज बनानी है आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से, बिजली के हवाले से, और जब फुकदान आ जाता है पॉलिसी का तो हमें कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं माफिया। अगर माफिया पैसा बना रही है तो हुकूमत का काम है ऐसी पॉलिसीज लाना कि उस माफिया का असर 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे ना हो। तो जब हमारे पास फुकदान है पॉलिसी का तो उस वक्त फिर हम ये माफिया का एक जो कुर्बानी का बकरा है उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन सर माफिया तो एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, माफिया एग्जिस्ट भी करता है और वो प्राइस कंट्रोल भी कर रहा होता है। तो इस सब में फिर पॉलिसी किस तरह से सजेशन भी कोई डॉक्टर साहब जरूर दीजिए, गवर्नमेंट की रहनुमाई भी फरमा दें, ये आटे और चीनी की कीमत कैसे लाई जाए, वो प्राइस वो कम मुकर्रर की जाए या सब्सिडी दी जाए? अब देखिए ये असल नुक्ता है अब आपने उठाया कि सजेशन क्या है, इसका हल क्या है। अब अमेजिंगली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर चीनी का मामला आप सामने रख लें, देखिए हुकूमत जो है वो मुदाखलत करती है चीनी के सेक्टर के अंदर, वो गन्ने की कीमत खुद से फिक्स करती है, वो लाइसेंस देती है कि कौन चीनी की मिल बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। आप और मैं चीनी की मिल नहीं बना सकते जब तक हमें एक लाइसेंस ना दिया जाए। तो इसका हल जो है वो इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, अगर वजीर आजम साहब सिर्फ 2 जुमलात लिखने हैं, पहला जुमला उन्होंने ये लिखना है कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दे पाकिस्तान से, हम किसी किस्म की कोई सब्सिडी देने वाले नहीं है, पहला। दूसरा उन्होंने ये कहना है कि भाई जिसका दिल चाहता है दुनिया के जिस मुल्क से जितनी मर्जी चीनी इंपोर्ट कर ले, हमने किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी। इन 2 जुमलात के नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया भर की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी,
और कभी भी एक किलो की भी किल्लत नहीं होगी इस मुल्क में। और जिसको आप माफिया कह रहे हैं वो खुद से खुद फना हो जाएगा। वो ना प्राइस कंट्रोल कर पाएगा, ना वो मुनाफा कमा पाएगा। ये मैंने जैसे कहा, पॉलिसी का फुकदान है। अगर आप ये पॉलिसी बना दें, ना रहेगी माफिया और ना 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास कोई कभी चीनी की किल्लत आए। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, बात घूम फिर के फिर वहीं पर आगे कि जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे और इदारों का जो जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि ये एक जो इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं, एक वो इकोनॉमी जो इकोनॉमिस्ट के लिए और एक वो इकोनॉमी जो अवाम के लिए, तो जो इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमी है जब तक वो ठीक नहीं होगी तो अवाम की इकोनॉमी कैसे ठीक होगी? देखिए, चाहे वो हमारी हुकूमती जमात हो या दूसरी तरफ अपोजिशन हो, वो मईशत को बड़ा पेचीदा बना के सामने रख देते हैं। अब आम आवाम जो है वो मईशतदान नहीं है। वो ये नहीं समझते कि ये अगर करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है उसकी वजूहात क्या हुई हैं। ये उनका काम नहीं है। ये मईशतदानों का काम है कि वो बैठें और आपस में ये बहस करें। ये टेलीविजन के ऊपर आप क्या बात कर सकते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस और सीमेंट की सेल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए, ये एक सबसे खूबसूरत जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था वो पीटीआई का मैनिफेस्टो। अगर आप वो 2018 का पीटीआई का मैनिफेस्टो निकाल लें, वो इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, कोई 26 पेजेस है। उसमें पाकिस्तान के 5 बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी निशानदेही की गई है और न सिर्फ निशानदेही की गई है, उनके हल लिखे गए हैं। यानी कि पीटीआई की हुकूमत को 3 साल पहले ये पता था कि हमारे मुल्क के बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके हल क्या हैं। मामला है सिर्फ उनके ऊपर अमल दरामद करने, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक नाज़रीन हम बात करेंगे आज जो एक पॉजिटिव और अच्छी खबर रही पाकिस्तान के लिए, वो ये था कि पाकिस्तान ने एक अपनी वैक्सीन लॉन्च की है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम इकोनॉमी में बात कर रहे थे। अदील, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब की। वो ये कह रहे थे कि जो मईशत के अंदर जो मुआशी लोग बातें करते हैं, वो जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो बेशक अच्छे हैं, उसका जो लोगों की मईशत है जिसमें आटा, चीनी और पेट्रोल आता है, उससे कोई लिंक नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? हमारा ये प्रोग्राम का जो पहला चंक था उसमें हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, वो तो बड़े ज़मींदार हैं वो, तो उन्होंने मुझे वो सुनते हुए मैसेज भी किया कि डॉक्टर साहब को बोलें कि देहात में जाके सूरत हाल खुद जाकर मालूम करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि असल में आम आदमी जो है क्या इससे खुश है या ना खुश है। देखें, जो डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं, जाहिर है वो सीनियर हैं, उस्ताद हैं इकोनॉमी के मामले में, वो उनका बड़ा नॉलेज है। लेकिन जाहिर है इसी प्रोग्राम में भी और हम जब दीगर माहिरीन मुआशियात से बात करते हैं, देखें इस चीज़ को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जी सीमेंट है तो उसे आम आदमी को क्या। सीमेंट जो है वो उसका ताल्लुक है ही आम आदमी से। जो रोजगार के मौके होंगे तब जब जो तामीराती शोबा जो है वो ग्रो करेगा। और हुआ क्या था, इमरान खान जब पहली इसकी वेव आई थी कोविड की, सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री खोली? तामीराती इंडस्ट्री खोली, कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है। फिर अगर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आम आदमी लेता है, बड़ा आदमी तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदता ना। उसकी जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है और रिकॉर्ड बाइंग हो रही है उसकी, इसका मतलब है कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो बड़ी है। जहां तक बात है कि आटे और चीनी कीमत, मैंने तो डॉक्टर साहब से बोला कि आप इस पे मशवरा दें, कोई इसका कोई हल बता दें। उन्होंने कहा जी कि 2 बोल प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलने होंगे कि सब्सिडी के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से। देखें, आप खुद मुझे बताएं, ये जो माफिया बैठा है, क्या ये 2 बोल से मानने वाला माफिया है? रेड किए गए हैं घरों में, रंगे हाथों पकड़े गए हैं लोग सट्टा खेलते हुए, उसके बावजूद इतना बड़ा ब्लैकमेलर माफिया है कि उन्होंने चीनी उठानी छोड़ दी ना लोगों ने। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमसे हिसाब मांगेंगे तो फिर हम चीनी नहीं उठाएंगे। वो किसने उठानी थी? एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। तो ये इतनी आसान चीजें नहीं है और पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल ये कह देना कि अवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं ये बेबुनियाद बात है। और मैं अपने उन दोस्त का वो मैसेज ही दोबारा रेफर करूंगा।
ओके, वो कहते हैं कि देहात में जाकर ये देखें जहां 60% आबादी है, कि लोगों से जाके खुद पूछें तो मालूम हो जाएगा। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आम जो आदमी है उसके रिलीफ बहुत जरूरी है। आम आदमी तक रिलीफ तब पहुंचेगा जब पहले जो इदारे हैं वो ठीक काम करेंगे, तो उससे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। प्रोग्राम में दूसरा टॉपिक शामिल करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने जो अपनी एक वैक्सीन लॉन्च की है पाक वैक के नाम से, और कैपेसिटी की अगर बात करूं तो कहा जा रहा है कि पर डे के लिहाज से 1 लाख वैक्सीन जो है वो बनाई भी जाएगी, और टारगेट ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगले 2021 के लास्ट में तकरीबन 40% लोगों को ये वैक्सीन लग भी जाएगी। अदील, अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो आज का इकदाम है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? एक पॉजिटिव खबर भी आई है, और हम आपको पता है कि पॉजिटिव खबर बताने में हमेशा लाख भी कर जाते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एजेंडा भी रहता है कि हमने पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना है। आज के इस पूरे वैक्सीनेशन की जिस तरह की ड्राइव चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो 4% से जो पॉजिटिविटी रेशो है नीचे आ गई है। ये 10% पे थी ना, तो अमेरिका के इदारों ने और गैर मुल्की इदारों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि खुदा ना खास्ता जून और जुलाई में ये हालत पाकिस्तान की हो जाएगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लाखों अमवात हो जाएंगी। पहली वेव जब आई थी, इसी तरह बरतानिया के एक इदारे को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। फिर सेकंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने कोई बुरे नहीं हुए थे। थर्ड वेव एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हमारे हमसाये में सूरत हाल बड़ी बुरी थी। अब वो ये जो तीसरी वेव में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कोई दुआएं हैं, ये अल्लाह का करम है, ये हुकूमत की एफर्ट्स हैं। जब पाक फौज के जवान उनको लॉकडाउन पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए लाया गया था ना, मुझे तो उस वक्त बड़ा इत्मीनान हो गया था कि चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, और लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। लोगों को भी क्रेडिट जाता है इसमें। और आज 3 पॉइंट समथिंग है इसका जो ये रेशो, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन का ये आलम है, कोई बुहरान नहीं है। यूरोप जैसे ममालिक में भी जो एज की जो ब्रैकेट है वो 40 और 50 पे अभी पहुंची है, जहां आबादियां लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी एज ग्रुप का शख्स जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन करा सकता है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनसे भी हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जावेद साहब और ज़हीम साहब, इनसे पूछेंगे डॉक्टर जावेद साहब से। डॉक्टर साहब, आप ये पाक वैक की लॉन्चिंग को किस तरह देख रहे हैं? क्या वैक्सीन जो हम बाहर से भी आ रही थी, कोई कमी भी नहीं थी, अब खुद पैदा करनी शुरू कर दी है, इसको कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि किसी भी मुल्क में वहीं पर वैक्सीन बनना और सप्लाई और डिमांड की जो रीजंस हैं, जो मिसमैचेस हैं, उनको मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी प्रोडक्शन में हमेशा से जो फाइनेंशियल या फिर जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, बजाय इसके कि कहीं से खरीद के लगाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि वैक्सीन यहीं पे बनी है, और उसके ऊपर जो अभी रोल आउट होगा इसका, और जिस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और जिस तरह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ये इसके नतीजे बहुत बेहतर रहेंगे। ठीक है डॉक्टर ज़हीम साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑब्वियसली एक टारगेट आज अचीव किया है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में आज भी है और वो कंफ्यूज भी हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है और किस वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? वैक्सीन जो है वो कोई सी भी, आपको पता है कि इस वक्त अवेलेबल जितनी भी वैक्सीन है हमारे पास, उसके ऊपर बहुत सारे जो पॉलिसी लेवल्स के ऊपर डिसीजंस हैं। पहली बात यह है कि बाज़ वैक्सीन हम जो है 40 साल से नीचे नहीं लगा रहे, और बाज़ वैक्सीन हम सिर्फ सेकेंड डोज लगा रहे हैं, और जो बाकी वैक्सीन हैं हम उनको किसी भी उम्र के अंदर जो एलिजिबल एज है उसके अंदर लगा रहे हैं। तो लोग जब आते हैं तो हमसे ये ज़रूर कहते हैं कि हमें फला वाली वैक्सीन लगाएं, ये वाली वैक्सीन लगाएं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं और अवेलेबल जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो भी वैक्सीन वो डिजर्व करते हैं वो एज पर द गाइडलाइन हम उनको लगा रहे हैं, और हम कोशिश करें कि हम इसके दायरा कार को बढ़ाएं और डेली नंबर्स को भी इंक्रीज करें, ताकि एटलीस्ट जो हम, चूँकि हम इस्लामाबाद को देखते हैं, तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो टोटल आबादी है इसको हम अगले अगस्त के मिड तक जो है हम इसको पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकेंगे। जावेद साहब हमारे साथ हैं? जी डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ हैं? जी सर सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि ये वैक्सीन की जो एफिकेसी है इसके हवाले से, वो अब क्योंकि फाइजर भी पाकिस्तान आ गई है, तो बहुत से लोग तजब्जुब का शिकार हैं
कि अब हम फाइजर लगवाएं, साइनोफार्म जो है उस अंदाज में पहली डोज वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, सेकंड डोज वालों के लिए अवेलेबल है। जो पाकिस्तान में बन रही है जाहिर है उसकी कारकर्दगी फाइजर जैसी तो अभी नहीं होगी, अभी उसके नताइज आएंगे सामने। तो आप सर क्या समझते हैं, लोगों को क्या कहेंगे, क्या वो इंतजार करें या उनको कोई भी जो अवेलेबल है वैक्सीन वो लगवा लेनी चाहिए? देखें जी, मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी उनको मिल रही है इस वक्त वो लगाएं। इनकी पिक एंड चूज का कोई फायदा नहीं है। और सब तकरीबन वैक्सीन जो हमने ट्रायल्स कर चुके हैं तकरीबन 30,000 लोगों के, उनमें जितनी भी हमने ट्रायल्स किए हैं, चाहे वो ZF 2001 थी, चाहे कैंसाइनो थी, दे वर फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सेफ एंड ऑल्सो वेरी वेल टॉलरेटेड। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इंतजार करना चाहिए कि फाइजर लगाऊं या कौन सी लगाऊं। कोई ऐसा डाटा नहीं है कि कंपैरिजन एक वैक्सीन पे दूसरे पे कोई कंपैरेटिव स्टडी अभी तक दुनिया में नहीं हुई, पाकिस्तान तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट आपको लगा रही है वो ही लगाएं। और उसका अगर वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है तो 1 डोज लगाएं, अगर 2 डोज है तो फिर 2 डोज लगाएं, अगर 3 डोज है जैसे ZF 2001 है तो वो 3 डोज लगाएं। यानी कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर जावेद साहब, मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारी ऐसी रूमर्स हैं जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं वो अगले 2 साल में शायद उनकी डेथ हो जाए। ये बहुत सारी रूमर्स इस तरह की रेगुलेट करी हैं, इसको एड्रेस कीजिएगा, क्या आया ये बात दुरुस्त है? देखें जी, रूमर्स तो रूमर्स ही हैं, तो ऑब्वियसली दुरुस्त नहीं है। और ये सनसनी ऐसे काम का खासकर सोशल मीडिया में ये चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग या एजुकेशन लेवल कम है, अवेयरनेस कम है। तो और दूसरा ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली दुश्मन बहुत हैं, जहाँ दोस्त हैं वहाँ दुश्मन। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये बीमारी ख़त्म हो, इसको कंट्रोवर्शियल बनाए रखना चाहते हैं। और कि जो इसका खात्मा होना है इस अंधोनाक बीमारी का, वो तो इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही होना है। तो वो जो प्रोग्राम है जी, वो तो तभी हम कर सकेंगे इसका जब तक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करें। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें 75% आबादी को लगाना जरूरी होगा। यूएई में तो अब वो बूस्टर पे इस हवाले से बाकायदा पॉलिसी आ गई है, बहरीन में भी गालिबन आ गई है। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा आपको लगता है कि जब 6 महीने गुजर जाएंगे तो पाकिस्तानियों को भी जो बूस्टर है वैक्सीन का उसकी जानिब जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा जी, और जा रहे भी हैं। हमने जिनके ट्रायल्स किए थे आज से 8 माह पहले, ऑल्दो अभी तक उन्होंने बहुत इफेक्टिव रही है कैंसाइनो जो लगाई है, लेकिन और वो सिंगल डोज वैक्सीन थी। लेकिन हमने एथिकली ये जरूरी समझा कि उनको 2 डोज में कन्वर्ट कर दें। तो इस वक्त हम 2nd डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं ऑलरेडी आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला कम से कम 3 से 4 साल, जब तक कि हम इस वबा को, इस वायरस को रुखसत नहीं करते। और रुखसत करने के लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कोई 75% को जब लगेगी। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ मौके का फायदा उठाते हुए कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसाइना को तो आपने बता दिया, साइनोफार्म बहुत बड़े तादाद में लोगों ने लगाई है, उसका भी 6 महीने बाद कोई बूस्टर जो है वो लेना पड़ेगा? देखें, ये अभी कहना प्री मैच्योर होगा, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है, जो मेरा तजर्बा है वैक्सीन के साथ, क्योंकि हम कई वैक्सीन के ट्रायल कर चुके हैं और मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ कई वैक्सीन का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवर द टाइम इम्यूनिटी डेफिनेटली फॉल होती है, खासकर बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो उसमें जाहिर है वैक्सीन एक और एक्स्ट्रा डोज लगाना बेहतर होगी, बजाय इसके कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी फॉल हो, आप रिस्क लें कि आपको फिर ये वायरस लगे। तो क्योंकि इसका समझने वाली चीज़ है कि इन वैक्सीन वर्ल्ड हम हमेशा कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो जब एवरीबडी सेफ आप करेंगे तो, वरना इसको अगर सुस्त रवि का सौकार रहेंगे, पिक एंड चूज होगा कि जी फाइजर आ गई या मॉडर्ना आ गई फिर लगाएंगे। डिफरेंट भी ली जा सकती है सर, अगर किसी ने साइनोफार्म लगवा लिया है या कैंसाइनो, तो उसमें फाइजर अगर कोई लगवाना चाहे अभी तो उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बल्कि बहुत सारी दुनिया में ट्रायल्स हो रहे हैं कि 2 किस्म की वैक्सीन इकट्ठी लगा दें। अच्छा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें, इस वक्त हमें स्विफ्टली मूव करना चाहिए
क्योंकि अगर आपने बहुत देर कर दी तो आप हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट कर सकते, और वायरस जिस तरह ये म्यूटेट करती है बहुत दफा, तो हो सकता है हमारी वैक्सीन जो इस वक्त करंट वैक्सीन हैं ये एफिकेशियस नहीं रही, अभी तक एफिकेशियस हैं। इसका हमें फायदा हासिल करना है जल्द से जल्द सबको लगा के। डॉक्टर ज़हीम साहब, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से हमने देखा कि ईयू ने भी और सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वो लोग नहीं आ सकते उनकी कंट्री में जो लोग चाइनीज वैक्सीन लगवाएंगे, और पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने चाइनीज वैक्सीन ही लगवाई, क्योंकि स्टार्ट हमारा वहीं से हुआ था। तो इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमें भी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है? डॉक्टर ज़हीम साहब। जावेद साहब से अगर पूछ लें। दोबारा, चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे लेवल्स पे हमारे पास जब लोग आते हैं, इनकी वन वे और अदर वे इनकी जो है ना डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। चूंकि कुछ खास वैक्सीन जो हैं वो बहुत सारे ममालिक मांग रहे हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड होने वाली हैं, उसके ऊपर हम एड्रेस करेंगे। लेकिन जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कंफर्म वीजाज हैं, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोई इस तरह की गैदरिंग में जा रहे हो, और जो लोग बाकी किसी भी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई वीजा रिक्वायरमेंट हो या उस मुल्क की रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से हमारे पास जो है एक प्लान मौजूद है, और हम उसको रोल आउट करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक और जो प्रोग्रेस हुई है वो इस लेवल पे भी हुई है शायद कि इन वैक्सीन की भी जो एक्सेप्टेंस को भी इंश्योर किया जाए मुख्तलिफ ममालिक में। तो उसके ऊपर हम इंतजार करेंगे कोई इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नतीजा आए। ज़हीम साहब, अगर आप ये स्ट्रैटेजी शेयर कर दे जो आप कह रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है, वो क्या क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से देख रहे हैं सारा? चूंकि जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन तमाम स्टैंडर्ड्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और उसने बाहर जाना है और उस मुल्क में उससे अगर उनको साइनोवैक या कैंसाइनो या एस्ट्राजेनेका अगर 40 साल से ऊपर है तो एस्ट्राजेनेका लगेगी, उससे 40 साल से नीचे वो चूंकि गाइडलाइन है वो नहीं लग सकती। हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है, कोर वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल होएगी कुछ दिनों में, उसके ऊपर जो है हमें गाइडलाइंस पहुंच चुकी हैं, और वो इन्हीं लोगों को कैटर करेंगे जो जिनकी सबसे ज्यादा कंसर्न है। जावेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब, ये जो ऑक्सफोर्ड की है एस्ट्राजेनेका, ये क्या 40 साल से कम उम्र लोगों को नहीं लगवानी चाहिए? क्योंकि बैरून ममालिक में तो ये लग रही है 40 साल से कम उम्र लोगों को। जी, आप एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे हैं? देखें, एस्ट्राजेनेका का इशू ये है कि और एक और सिंगल डोज वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है, वो है जॉनसन एंड जॉनसन। इन दो वैक्सीन का इशू सिर्फ ये है कि 10 लाख में से एक फर्द को जब ये लगती है, 10 लाख लोगों को, तो एक फर्द को चांस होता है कि उसको वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक रिएक्शन होता है, जिसका मतलब यह है कि उनकी प्लेटलेट कम हो जाती हैं और उनके बॉडी में क्लॉट बनने का खदशा होता है। 10 लाख में से एक बंदे को, 1 in million। तो ये इतना कम है कि इसका फायदा इस वैक्सीन का बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये जो 40 साल का इसलिए किया गया है, 40 साल के बाद नीचे बिल्कुल लग सकती है, लेकिन इसलिए नहीं लगाते कि उसको इतना रेयर चांस भी हम नहीं देना चाहते 40 साल के नीचे बंदे को, क्योंकि 40 साल के नीचे जो इंसान है उसका वैसे ही रिस्क कोविड अगर लग भी गया तो उसको बहुत छोटा होता है। तो हमने रिस्क बेनिफिट रेशो देखनी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जी 40 साल से ऊपर लोगों को किसी को लगेगी, उनको प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है देन 40 साल से नीचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर ज़हीम साहब, अपने टाइम दिया। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।